हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने लैमार्किज्म को पढ़ा था कि लैमार्क ने किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति के संबंध में जैव विकास से संबंधित अपना मत प्रस्तुत किया और उन्होंने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया कि जैव विकास एक जटिल प्रक्रिया है। देन लैमार्किज्म में कुछ कमियां थी जिससे नियो लैमार्किज्म आया। देन नियो लैमार्किज्म के बाद एक और थ्योरी आई जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जैव विकास के लिए और जिन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर दिया कि जैव विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के दौरान ही जीवों का विकास होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डार्विनवाद या डार्विनिज्म, जिसे कभी कभी प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत या सेक्सुअल जो थ्योरी है वो भी कह दिया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म में मेनली हमारे लिए पढ़ना है, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को जानेंगे कि किस प्रकार से डार्विनिज्म जो है वो अस्तित्व में आया और किस प्रकार से डार्विनिज्म उनको कितने सारे एक्सपेरिमेंट, कितने सारे जो अवधारणाएं थी उनके आधार पर प्रस्तुत किया गया। तो सबसे पहले हम इसका इतिहास समझेंगे। तो मेनली जो डार्विनिज्म था वो डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया और डार्विनवाद जो है वो जो हमारे डार्विन साइंटिस्ट थे उनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ और 1882 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच उन्होंने अपना एक प्रयोग किया। उन्होंने जो है वो 1831 ईस्वी में एक विश्व यात्रा का प्लान बनाया कि वो विश्व की यात्रा करेंगे और वहाँ पे वो अलग अलग देशों में जाकर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल देखेंगे और देन उनमें विकास किस प्रकार से होता है ये देखेंगे। देन उसके बाद अपना उन्होंने एक मत प्रस्तुत किया। तो ये जो डार्विन थे ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। देन इसके बाद एक इनके सहयोगी थे डॉक्टर हैंसलो। डॉक्टर हैंसलो जो थे उनके साथ इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। डॉक्टर हैंसलो के साथ इन्होंने जब अपनी यात्रा प्रारंभ की तो इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध जहाज़ को अपनी यात्रा के लिए चुना और उस जहाज़ का नाम बीगल था। बीगल। कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि डार्विन ने अपनी जो विश्व यात्रा थी या जो विश्व यात्रा से संबंधित जैव विकास को समझने की प्रक्रिया थी वो किस जहाज़ से प्रारंभ की। तो इस जहाज़ का नाम है बीगल और जो डार्विन थे उन्होंने वो ही सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जैव विकास को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और डार्विन ने ही हमारे लिए बताया कि जो मानव है और जो बंदर है इन दोनों के पूर्वज एक समान थे, यानी कि जिन पूर्वजों से मानव की उत्पत्ति हुई है उन्हीं पूर्वजों से बंदर की उत्पत्ति हुई। तो इसे डार्विनिज्म में सबसे पहले डार्विन ने ही बताया और 5 साल तक रेगुलर इन्होंने अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखा। देन उसके बाद 1836 में 2 अक्टूबर 1836 में जब ये भारत अपनी यात्रा से लौटे तो ब्रिटिश सरकार के सामने इन्होंने अपना जो था वो थ्योरी को रखा और फिर इसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला। और फिर इसके बाद जो डार्विन थे उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने बताया कि किस प्रकार से जाति की उत्पत्ति होती है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि जाति की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किस वैज्ञानिक ने की है। तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है उसकी रचना डार्विन ने की थी और किस संबंध में की थी। तो इन्होंने जाति की उत्पत्ति और जैव विकास के बीच संबंध को दर्शाने के लिए अपनी इस पुस्तक की रचना की थी। देन इसके बाद जो डार्विन थे इन्होंने अपनी यात्रा जो है वो मेनली एक द्वीप पे की। उस द्वीप का नाम है ऑर्कीगैलोपेगस। ऑर्कीगैलोपोज नामक एक द्वीप था
उस द्वीप से इन्होंने अपनी यात्रा को स्टार्ट किया और मेनली मेनली इन्होंने अपना भ्रमण जहाँ पर किया वो दक्षिण अमेरिका जो थी, यानी कि साउथ अमेरिका में इन्होंने अनेक प्रकार के जीव जंतु देखे, उनकी लाइफ स्टाइल देखी, उनमें किस प्रकार से जीवन का विकास हुआ और किस प्रकार से उनमें सर्वाइवल पाई जाती है, उन्होंने इसको देखा। देन इसके बाद जो डार्विन थे उन्होंने फर्स्टली बताया कि जो डार्विनिज्म का मुख्य बिंदु इन्होंने ये बताया कि जो वातावरण है, वातावरण में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इन चेंजेस के कारण जो जीव होते हैं वो वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने अपने अंदर एडेप्टेशन लाते हैं और अनुकूलित हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि जो जीव अनुकूलित नहीं हो पाते या जिनमें एडेप्टेशन नहीं हो पाता या वो खुद ही समाप्त हो जाते हैं या प्रकृति उन्हें नष्ट कर देती है, इसी कारण जो डार्विन का सिद्धांत था इसे डार्विनिज्म कहा गया और इसे कभी कभी नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन और इसे सेक्सुअल सिलेक्शन भी कहा जाता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है या सेक्सुअल सिलेक्शन क्या है तो इसे आप समझ जाएं कि ये किस प्रकार से है। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक एक पॉइंट को समझना कि किस प्रकार से डार्विन ने अपनी जो थ्योरी थी उसको रखा। तो फर्स्टली जो इसमें पॉइंट था, अभी हमने हिस्ट्री को देखा डार्विनिज्म की, देन इसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्विनिज्म। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्विनिज्म में जो फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए पढ़ना है वो है प्रगुणन की तेज दर, या जिसे हम इनॉर्मस ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन या प्रगुणन की तेज दर। तो इन्होंने बताया इस बिंदु में कि जो जीव होते हैं उनमें संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए और बताया कि किस प्रकार से जो जीव हैं उनमें जो प्रगुणन की दर है यानी कि जन्म देने की जो क्षमता है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इन्होंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि जो एक तारा मछली होती है जिसे हम स्टार फिश भी कहते हैं, ये जो तारा मछली है ये एक बार में 1 लाख अंडे देती है और इसी प्रकार से जो एगिरिकस का छत्ता होता है, एगिरिकस का जो छत्रक होता है ये एक बार में 2 अरब अंडे देता है और यदि इन अंडों के लिए वातावरण अनुकूल हो जाए यानी कि इन अंडों को विकसित होने या जन्म लेने के लिए वातावरण की जो अनुकूलताएं हैं वो इनके अनुरूप विकसित हो जाए तो ये सभी जीव विकसित हो जाएंगे। और जब 1 लाख जीव एक बार में और 2 अरब जीव एक बार में जन्म लेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उनके बीच कंपटीशन रहेगा, चाहे वो फूड को लेकर हो, चाहे वो वाटर को लेकर हो, चाहे हैबिटेट यानी कि उनके आवास को लेकर हो, किस प्रकार से उनमें जो है कंपटीशन चलेगा। तो डार्विन ने यही बताया कि जो प्रकृति है, प्रकृति के प्रकोपों के कारण ये अंडे या फिर ये जीव जो हैं अत्यधिक मात्रा में विकसित नहीं हो पाते और ये धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और इसी कारण जो है एक सीमित संख्या बनी रहती है। तो प्रगुणन की तेज दर में उन्होंने यही बताया कि जो प्रकृति है उसके प्रकोप जो होते हैं उनसे जीव नष्ट हो जाते हैं और वो उत्पन्न नहीं हो पाते। इसी कारण इसे प्राकृतिक वरणवाद कहा गया क्योंकि प्रकृति के द्वारा ये जीव जो है वो नष्ट हो गए। देन इसके बाद जो इनका सेकंड पॉइंट था वो था जीवन संघर्ष यानी कि लाइफ स्ट्रगल। तो जीवन संघर्ष जो है इसमें उन्होंने बताया जो जीव जंतु होते हैं उनको जीवित रहने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो भोजन को लेकर हो, चाहे वो आवास को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो खुद को दूसरे जीवों से बचाने के लिए हो। किसी भी प्रकार का जो संघर्ष हो वो इनमें पाया जाता है और जिन जीवों में इस प्रकार का संघर्ष नहीं पाया जाता वो बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन संघर्ष इन्होंने 3 टाइप से बताया।
स्वजातीय संघर्ष, इन्होंने जो जीवन संघर्ष के प्रकार बताए वो 3 प्रकार मेनली थे। एक था स्वजातीय संघर्ष, दूसरा था अंतरजातीय संघर्ष, और जो थर्ड और हमारा लास्ट था वो था वातावरणीय संघर्ष। तो स्वजातीय संघर्ष में इन्होंने बताया कि जो एक ही जाति के जीव होते हैं उनमें किस प्रकार से संघर्ष होता है। तो ऐसा संघर्ष जो एक ही जाति के जीवों के बीच होता है इसे हम स्वजातीय संघर्ष कहते हैं। और स्वजातीय संघर्ष जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला संघर्ष है, क्योंकि ये संघर्ष जिन जीवों या जिन जातियों में पाया जाता है उनकी आवश्यकताएं एक जैसी होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने के कारण ये एक दूसरे से उनका अधिकार छीनते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। देन इसके बाद आता है अंतरजातीय संघर्ष, या जिसे हम इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं। तो अंतरजातीय संघर्ष में जो अलग अलग जातियां होती हैं उन अलग अलग जातियों के बीच संघर्ष पाया जाता है। देन इसके बाद आता है वातावरणीय संघर्ष। तो जो वातावरणीय संघर्ष है ये मुख्यतः जीव और वातावरण दोनों के बीच होता है, और जीव और वातावरण के बीच पाए जाने वाले इस प्रकार का जो संघर्ष होता है इसे हम वातावरणीय संघर्ष या एनवायरमेंटल स्ट्रगल कहते हैं। तो इस प्रकार से जीवन संघर्ष उन्होंने बताया। फिर उन्होंने विभिन्नताएं और वंशानुगति बताई। प्रीवियस क्लास में बताया था कि एक ही जाति के बीच जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनकी संरचना, उनको कार्य और उनके आवास और अन्य सभी प्रकार के गुणों को लेकर, तो इस टर्म के लिए हम वेरिएशन कहते हैं, और इनकी वंशानुगति होती है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया। देन इसके बाद इन्होंने बताया समर्थ का जीवत्व या प्राकृतिक वर्ण। इसमें इन्होंने बताया कि जो कुछ जीव जो होते हैं जिनमें क्षमता अधिक होती है प्रजनन की, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती है, और ऐसे जीव जिनमें ये क्षमता नहीं होती उनकी संख्या धीरे धीरे लेस होती जाती है और वो लुप्त हो जाते हैं। इसी टर्म के लिए उन्होंने समर्थ का जीवत्व कहा। फिर इसके बाद आता है नई जाति की उत्पत्ति। तो उन्होंने कहा कि विभिन्नताओं के कारण जो पूर्वजों की जो आगे वाली पीढ़ियां होती हैं वो अपने पूर्वजों से बहुत ही ज़्यादा गुणों में मतलब अलग हो जाती हैं और एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि विभिन्नताएं और वंशानुगति। तो डार्विन ने विभिन्नताएं और वंशानुगति के लिए ही जीवन का आधार माना, लेकिन इन्होंने विभिन्नताओं के स्रोत के बारे में नहीं बताया, क्योंकि जो विभिन्नताएं थी ये विभिन्नताएं आनुवांशिक थी, उनका यही मानना था, और उस समय क्रोमोसोम और मियोसिस की खोज नहीं हुई थी। तो इस प्रकार हमने डार्विनिज्म को देखा और उसके मुख्य जो बिंदु थे उनको समझा कि डार्विनिज्म एक्चुअल में क्या है और वो किस प्रकार से जैव विकास को